वक्त सफ़र कर रहा हूँ, इस सफ़र के दौरान जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं आपके साथ मुखातिब हो जाता हूँ। तो इस वक्त आपके साथ मुखातिब हो रहा हूँ और मैं हूँ जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे इस वक्त। इससे पहले मैं एम्स्टर्डम गया था, यानी नीदरलैंड के 3 बड़े शहरों को विज़िट किया। उससे पहले पेरिस किया। अब क्योंकि यहाँ पे फ्राइबर्ग एक शहर है और ये शहर है बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे, जर्मन शहर है, बड़े खूबसूरत शहर है, बड़ा मज़े का शहर है। मैं तीसरी मरतबा शहर में आया हूँ और कमाल ही मज़ेदार खूबसूरत शहर है। इसकी गलियाँ बहुत पुरानी हैं, बल्कि इस शहर के अंदर एक होटल है जिसे यूरोप का सबसे पुराना होटल कहते हैं, जबकि दुनिया का दूसरा बड़ा पुराना होटल भी कहा जाता है। ये 1120 साल पुराना है। तो उस होटल को भी मुझे देखने का मौका मिला। बहरहाल क्योंकि ये ट्रैवल व्लॉग नहीं है, पॉलिटिकल व्लॉग है, तो मैं सियासत की तरफ आता हूँ। चाइना की तरफ से एक बड़ी खबर आई है कि चाइना ने जो तिब्बत का इलाका है उसके ऊपर ब्रह्मपुत्र, जो बहुत बड़ा आप समझे कि इंडिया का एक दरिया है और इसे बल्कि दुनिया का 9वां बड़ा दरिया भी कहा जाता है। और ये 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करता है चाइना के अंदर और उसके बाद इंडिया के अंदर। चाइना तिब्बत के इलाके से ये निकलता है और उसके बाद ये बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश से होता हुआ ये इंडिया आता है। और इंडिया की जो हरियाली है उसमें 40% कंट्रीब्यूशन इसका है, क्योंकि 40% इंडिया का जो टोटल पानी है वो ब्रह्मपुत्र से आता है। और इस बड़े दरिया का रुख मोड़ने का फैसला कर लिया है चाइना ने। और ना सिर्फ दरिया का रुख मोड़ा जाएगा बल्कि इससे बिजली पैदा करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी बनाया गया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जो चाइना बनाना चाहता है। और इससे पहले चाइना ने, शायद आपको मालूम हो, कि 3 बड़े डैम बनाए थे और इतने बड़े डैम थे जितनी इससे पहले दुनिया के अंदर इस टाइप के कोई डैम नहीं बने थे। और बल्कि उसकी वजह से जो ज़मीन की रफ्तार है उसके अंदर तब्दीली आ गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी चाइना ने अपने 3 डैम्स के अंदर जमा किया कि जिससे ज़मीन डिसबैलेंस ही हुई और इतना डिसबैलेंस हुई कि उसकी स्पीड कम हो गई है और स्पीड में फ़र्क आया बाकायदा जब से ये 3 डैम बने हैं। तो उसको कहा जाता था कि तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के बाद अब चाइना को इतना बड़ा प्रोजेक्ट, बल्कि दुनिया का कोई और मुल्क इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकेगा। लेकिन चाइना ने अब ब्रह्मपुत्र के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का फैसला कर लिया है, ऐलान कर दिया। बल्कि इस डैम की बुनियाद भी रख दी गई है और ये बुनियाद भी उनके वज़ीर आज़म ने रखी है। और इसके ऊपर कहा जा रहा है कि $165 बिलियन खर्च आएंगे। अब ये कितनी बड़ी रकम है इसका पाकिस्तान के टोटल बजट से अंदाज़ा लगा लीजिए। पाकिस्तान का टोटल बजट जो है वो $55 बिलियन होता है, या हद $60 बिलियन तक जाता है। और वो 25 करोड़ लोगों का 1 साल का खर्चा है। यानी आप समझें कि 25 करोड़ लोग अगर मिल के जब खर्च करते हैं तो पूरे साल के अंदर वो 55 अरब रुपया, अरब डॉलर खर्च करते हैं। और जब चाइना ने जो ये बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, ये $165 बिलियन का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और इसके लिए चाइना ने ये फैसला किया है कि 20 किलोमीटर की एक लंबी टनल बनाई जाएगी। उस टनल के अंदर बिजली पैदा करने के सिस्टम होंगे, टर्बाइंस होंगे। और चाइना का ख्याल ये है कि ये इससे पूरा जो तिब्बत है उसके अंदर जो बिजली की खपत है वो सारी की सारी इस डैम से निकालेंगे। बल्कि इसके साथ साथ जो मुल्हका उनके रीजन्स हैं तिब्बत के साथ साथ, वहाँ की जो बिजली की या बरकी की ज़रूरियात हैं उसको भी पूरा करेगा चाइना। और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत बड़ी कंपनी बनाई और उनका ख्याल ये है कि लाखों की तादाद में लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ये रोज़गार 3 स्टेजेस में मिलेगा। सबसे पहले जब ये डैम बनेगा तो उस वक्त रोज़गार पैदा करेगा ये डैम, और उसके बाद पूरा तिब्बत जो इस वक्त ड्राई है वो सारे का सारा हरियाली हो जाएगी वहाँ पे। और उसके साथ साथ वहाँ पे कल्टीवेशन, उससे बड़ी इकॉनमी को बूम मिलेगा, चाइना की इकॉनमी को। मुझे खुद तिब्बत जाने का इत्तेफाक हो चुका है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलता है, मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक भी हुआ। तो वहाँ ये छोटी सी पट्टी है और उसके बाद ये वसी होता चला जाता है। दरमियान में बहुत सारी लेक्स भी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ पुरानी अगर मुझे वीडियोज़ मिल जाते हैं या फोटोग्राफ्स मिल जाती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलता है और उसके बाद ये कहाँ से होता हुआ इंडिया की तरफ आता है। बल्कि आप इसका अगर नक्शा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो तिब्बत का इलाका है वहाँ से ये निकलता है। यानी कि अगर तिब्बत को अगर आप देखें तो ये बेसिकली दुनिया की छत है। इसे दुनिया की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्योंकि अगर आप इसको मैयर करें आम जो दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू है तो उससे ये 15,000 फुट की बुलंदी पे है, 15,000 फुट की बुलंदी पे। लेकिन जब आप यहाँ जाते हैं तो आपको जो फीलिंग आती है वो 30,000 फुट की बुलंदी की फीलिंग आती है। यानी कि 10,000 मीटर की बुलंदी पे अगर आप हों, या और इसको अगर हम फुटों में कन्वर्ट करके देखें तो 30,000 फुट बनता है। तो अगर 30,000 फुट की बुलंदी पे आप ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाए या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए तो जैसी सूरत आपकी होगी बिल्कुल उसी तरह लासा जब आप जाते हैं तो वहाँ आपकी सूरत होती है। मैं जब लासा गया था तो मेरे साथ 3-4 और दोस्त भी थे, वो सबकी हालत बुरी होगी और उन्होंने होटल से बाहर निकलने से इनकार कर दिया था। बल्कि ये लासा एक ऐसा शहर है, तिब्बत बल्कि एक ऐसा रीजन है कि जिसके अंदर हर गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन टैंक होता है। यानी कि किसी जगह पे भी आप जाते हैं तो गाड़ियों के अंदर या तो आग बुझाने के आलात होते हैं या फिर पानी की बोतलें रखी जाती हैं। लेकिन तिब्बत के अंदर जब आप किसी होटल के अंदर आते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसी जगह मिलती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन वाफर मिकदार में होती है और साथ साथ वो ऑक्सीजन का पूरा बंदोबस्त उन्होंने रखा होता है। गाड़ी के अंदर भी ऑक्सीजन छोटे टैंक्स होते हैं और आप मुंह के ऊपर लगा के फौरी तौर पर जब भी आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप अपना दिन गुजारते हैं। बल्कि मैं ये देख के हैरान रह गया कि तिब्बत के इलाके में हर दूसरा शख्स जो है उसकी नाक से नक्सीर निकल रही थी। यानी नाक का जो एक हिस्सा है उसमें से खून निकल रहा था और उन्होंने यहाँ पर रुई ठोंसी होती थी। तो मैं बड़ा हैरान था कि लोकल लोग जो हैं
उनको भी इतनी तकलीफ होती है। तो पता चला कि लोकल जो हैं वो भी इसी तरह इसी तकलीफ का से गुजरते हैं। अब उसके साथ साथ क्योंकि ड्राई है, इतना ऊंचा इलाका है, तो यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होती, ना कोई फसल उगती है, ना कोई वहाँ पे दरख्त होते हैं, ना कोई झाड़ियाँ होती हैं। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया था, जैसे ड्रिप इरीगेशन के जरिए उन्होंने वहाँ पे दरख्त लगाने शुरू किए थे। तो बहुत बड़ा इलाका जो तिब्बत का है उन्होंने हरियाली में कन्वर्ट कर दिया उसको। अब अगर वहाँ पे डैम बन जाता है तो पूरा तिब्बत का इलाका जो है उसके ऊपर फ्रूट्स भी लगेंगे, उसके ऊपर वेजिटेबल्स भी लगेंगे और उसके साथ साथ गंदम और जो भी उगाएंगे। और उनका ख्याल ये है कि इस पूरे रीजन का मुकद्दर बदल जाएगा और फिर जो खुशहाली आपको बीजिंग के अंदर या शंघाई के अंदर नजर आती है वो आपको लासा में भी नजर आएगी। लासा अगर आप कभी जाना चाहें तो इसके दो रूट्स हैं, एक तो हवाई जहाज़ है, आप उसके ज़रिए जा सकते हैं, लेकिन जो दूसरा रूट मैंने इस्तेमाल किया था वो ट्रेन थी। यानी ये दुनिया की हाईएस्ट ट्रेन है और आप खुद देखें कि माउंट एवरेस्ट के लेवल पे इन्होंने ट्रेन बिछा दी है, ट्रेन की पटरी बिछाई और 2 इंजन लगा के ये लासा तक लोगों को ले गए हैं। तो मैंने ट्रेन का रास्ता भी इख्तियार किया था और इसमें कम से कम 24 घंटे लगते हैं। चंदू से मैं जब बैठा तो मुझे 24 घंटे लगे लासा पहुँचने में, जबकि अगर आप बीजिंग से सफ़र स्टार्ट करें तो 38 घंटे आपको लगेंगे लासा, जो उनका कैपिटल है तिब्बत का, वहाँ पहुँचने में। तो अब अगर ये डैम बन जाता है तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक तो तिब्बत बहुत हरियाली हो जाएगी वहाँ पे, और उसके साथ साथ उनकी इकॉनमी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और जो इस वक्त महरूम इलाका समझा जाता है बुद्धों की वजह से, वो भी खत्म हो जाएगी महरूमी भी इसकी। लेकिन इसके साथ साथ जो इंडिया के साथ होगा वो ज़्यादा खौफनाक है। मैं इस वक्त ज़्यादा वरीड हूँ इंडिया के बारे में। वो पाकिस्तानी जो हमारे शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा हमदर्दी नहीं रखते इंडिया के साथ, मुझे भी कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन आम आदमी उससे सफ़र करेगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स और इस टाइप की जो हरकतें हैं वो मोदी की हैं या पॉलिटिकल हैं, लेकिन सफ़र बहरहाल आम आदमी करता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर इंडिया का 40% पानी कम हो जाता है तो जितनी वहाँ पे ड्राइनेस आएगी, जितनी खुश्क साली होगी, जितने वहाँ पे मसाइल पैदा होंगे, आप उसका खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। 3 स्टेट्स ऐसी हैं जो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएंगी, जो तिब्बत के बिल्कुल पैरों के अंदर हैं और हिमालय के बिल्कुल नीचे हैं। तो वो सारी जो स्टेट्स हैं जिसके अंदर आसाम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, और इसके साथ साथ थोड़ा सा आगे आ जाएं आप तो जो उत्तर प्रदेश है उसका कुछ इलाका भी मुकम्मल तौर पे इसकी लपेट में आ जाएगा। तो जो यहाँ पे हरियाली नज़र आती है वो आपको मुकम्मल तौर पे ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। तो अगले 20 साल के अंदर अंदर इंडिया का 40% जो इलाका है वो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज़ जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि चाइनीज़ जब कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो दिन रात करके उसको मुकम्मल कर देते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि इतना बड़ा डैम बनाने के लिए आपको 10 से 15 साल चाहिए, लेकिन अगर आप चाइनीज़ स्पीड देखें तो ये 5-6 साल की गेम है। 5-6 साल के अंदर इन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर देना है, क्योंकि इसके लिए इन्होंने लाखों लोग भर्ती कर लिए हैं। अब ये जो लाखों लोग दिन रात जब काम करेंगे तो इस डैम को बनने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि चाइनीज़ जब किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो फिर कमाल ही कर देते हैं। याजूज मौजूद हैं, पूरी की पूरी दीवार चाट जाते हैं ये। तो मुझे लगता है कि इसने बड़ी जल्दी इस प्रोजेक्ट में मुकम्मल हो जाना है, और अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया तो इंडिया को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब एक इंटरनेशनल लॉ है कि जो लोअर रिपेरियन होते हैं, कुछ अपर रिपेरियन होते हैं, ऐसे मुल्क जो ऊपर की तरफ होते हैं और वहाँ से पानी के ज़खायर निकलते हैं, तो अपर रिपेरियन जो है उनको बाउंड किया हुआ है पूरी दुनिया ने कि लोअर रिपेरियन जो उससे नीचे हैं, से बैक के नीचे की तरफ आता है, उनका पानी नहीं रोकेंगे। और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है कि आपने इस किस्म की हरकत नहीं करनी, क्योंकि जो लोअर रिपेरियन है वो तो सारे खुश्क हो जाएंगे। लेकिन ये इंडिया ने इस टाइप की हरकत करके चाइना के लिए एक जवाब पैदा कर दिया है कि जब आप पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं, आप बल्कि ये तक ऐलान कर सकते हैं कि इंडस रिवर जिसका बड़ा पोर्शन जो है वो निकलता ही पाकिस्तान से है, और थोड़ा सा एरिया है 20 किलोमीटर का जहाँ से वो टर्न लेके पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होता है, लद्दाख से होता हुआ। और उसके बारे में जब आपने ऐलान कर दिया है कि हम इसके ऊपर भी डैम बना के इसका पानी भी डाइवर्ट करेंगे, और इसके साथ साथ जो दरिया चनाब है पाकिस्तान का, दरिया झेलम है, उसके ऊपर भी जब आपने डैम बना लिए और साथ साथ आपने सिर्फ ताश माहिदा मनसूख करके आपने ऐलान कर दिया है कि हम पानी बिल्कुल रोक लेंगे पाकिस्तान का, और पानी को पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए रोना पड़ेगा और चीखना चलाना पड़ेगा और सिसकना पड़ेगा। तो आपने एक रास्ता हमवार कर दिया है फौरी तौर पे चाइना के लिए और साथ साथ बांग्लादेश के लिए, क्योंकि अब बांग्लादेश जो वो भी आपका पानी रोकेगा, और ज़्यादातर दरिया जो हिमालय से आते हैं इंडिया में वो उसका जो माखिस है वो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से होके इंडिया के अंदर पहुंचते हैं। तो अब इंडिया ने एक रास्ता खुद ही दे दिया चाइना को भी और साथ साथ बांग्लादेश को भी कि आप भी पानी रोक सकते हैं। तो मोदी ने जो गेम शुरू की थी, अब वो गेम चाइना के हाथ में आ गई, और चाइनीज़ ज़्यादा स्ट्रांग है इकोनॉमी के लिहाज से भी और मैन पावर के लिहाज से भी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये बर्बाद करके रख देगी इंडिया को, लेकिन ये इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इंडियंस के साथ ये ज़्यादती है, और आलमी बरादरी को आके दरमियान में पढ़ के ये मसला हल करना चाहिए। चाइनीज़ को भी बिठाना चाहिए, इंडियंस को भी बिठाना चाहिए और पाकिस्तान को भी बिठाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी इसका शिकार होगा, क्योंकि सतलज का जो रिवर है वो इंडिया से होकर पाकिस्तान के अंदर आता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसका माखिज़ भी जो पानी का माखिज़ है वो हिमालय है, और यहीं से तिब्बत की तरफ से वो भी निकलता है। तो सतलज भी आने वाले दिनों में मुकम्मल तौर पर ड्राई होने का खदशा है, तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं सफ़र करेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है उसे किसी जगह बैठ के चाइनीज़ को भी बिठाना चाहिए, इंडियन को भी बिठाना चाहिए और पाकिस्तान को भी बिठा के ये मसला वंस फॉर हल करना चाहिए। और अगर ये हल नहीं होता तो फिर आप ये समझ लें कि एक नया क्राइसिस दुनिया के अंदर पैदा हो गया है, और इस क्राइसिस का जिम्मेदार मोदी को दुनिया समझेगी, क्योंकि मोदी ने इंडस रिवर ट्रीटी जो था उसको बंद करके उसको मसला चाइना को दिखा दिया था, जिसके बाद अब इंडिया खुद मसाइल का शिकार होता चला जा रहा है, और ये आने वाले दिनों में मजीद इसका शिकार होगा। मेरा ख्याल है अब मोदी को इसकी टीस तो पहुँचेगी, इसकी तकलीफ तो पहुँचेगी, उसको अंदाज़ा तो होगा कि जब आप दूसरे मुल्कों के साथ छेड़छाड़ करते हैं
तो बिल आखिर आपके साथ भी वही कुछ होता है जो आप दूसरों के साथ करना चाहते हैं। तो गड़ा जो उसे पाकिस्तान के लिए खोदा था, अब पूरे का पूरा इंडिया उसके अंदर धंसता हुआ नजर आ रहा है। तो वो पानी जो पाकिस्तान का इन्होंने डाइवर्ट करना था अपने इलाकों की तरफ, इनको अपना पानी जो सबसे बड़ा पानी है और जो दुनिया का 9वां बड़ा दरिया है और 40% पानी की ज़रूरत जो इंडिया की है वो पूरा कर रहा है, उसके लाले पड़ गए हैं। तो अब इंडिया के अंदर बहुत बड़ी डिबेट मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों ने बाकायदा चीखना पुकारना शुरू कर दिया है कि चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है। और कुछ लोग जो वहाँ पे समझदार हैं वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया है, जो हमने बोया था अब वही हमें काटना पड़ रहा है, तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मामलात को सेटल करें। मेरा ख्याल है मोदी साहब को ये आवाज़ सुननी, जितनी जल्दी ये आवाज़ सुन लेंगे उतना फ़ायदा इंडिया को हो जाएगा, वरना आने वाले दिनों में ये मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। तो पानी की ज़रूरियात चाइना ने अपनी पूरी करने का फैसला किया है, बिजली की ज़रूरियात पूरी करने का फैसला किया है और साथ साथ उसने कहा कि दुनिया के अंदर जो कार्बन का एलिमेंट है वो भी कम हो जाएगा हमारे इस बड़े डैम की वजह से। अब ये बड़ा डैम क्या करता है, बहरहाल इंडिया का तो बड़ा कर ही देगा। हो सकता है कि पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हो जाए क्योंकि चाइना पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है। बहरहाल ये एक बुरी खबर है इंडिया के लिए और इसलिए इंडिया इस वक्त चीखो पुकार कर रहा है। और कुछ लोगों का कहना यह है कि चाइना ने पाकिस्तान का बदला ले लिया है, लेकिन ये जहन में रखें कि चाइना किसी से बदला नहीं ले रहा, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है।